केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर होगी चर्चा। अड़तालीसवीं जीएसटी काउंसिल की बैठक आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी आज पाकिस्तानी विदेश मंत्री के खिलाफ करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल राजधानी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी राज्य टेक्सास, ओक्लाहोमा और लुइसियाना के कई हिस्सों में बवंडर आने के बाद अब बर्फीले तूफान ने मचाया कहर। बर्फीले तूफान से दर्जनों घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त। कई स्कूलों को किया गया बंद। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी हिमपात की जताई संभावना। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप के फाइनल में बनाई जगह। आज फाइनल में स्पेन से होगा मुकाबला। कल रात स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 2-1 से हराया। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का चौथा दिन आज। भारत की स्थिति मजबूत। तीसरे दिन टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने रखा 513 रनों का लक्ष्य। शुभमन गिल और पुजारा ने खेली शतकीय पारी। दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बगैर विकेट गंवाए बनाए 42 रन। और फीफा विश्व कप में क्रोएशिया और मोरक्को तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे प्लेऑफ मैच। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली थी शिकस्त। वहीं मोरक्को फ्रांस से हारकर हो गया था फाइनल की रेस से बाहर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। सभी खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारियों के अलावा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय परिषद की बैठकों को नियमित आधार पर आयोजित करती रही है ताकि परिषद सदस्य राज्यों के बीच विवादों और अड़चनों को सुलझाने में मदद मिल सके। परिषद व्यापक श्रेणी के मुद्दों पर विचार विमर्श करती है, जिसमें सीमा संबंधी विवाद, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे मसलन सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली, वन और पर्यावरण, आवास, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन और परिवहन से संबंधित मामले शामिल होते हैं। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कोलकाता में भाजपा के राज्य कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 48वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाली इस बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में जीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को लेकर अधिकारियों की कमेटी की एक रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। इससे पहले जीएसटी की पिछली बैठक जून महीने में आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी आज पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की
आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। भाजपा कार्यकर्ता आज देश भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूंकेंगे। भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद ही शर्मनाक और अपमानजनक है। भाजपा ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक प्रमुख गढ़ बन गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान उनकी सरकार की हताशा और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। और अब खबर बिहार से है, जहां के सारण जिले में जहरीली शराब से मौत से मचे कोहराम के बाद अब सीवान जिले में भी संदिग्ध मौतों से हड़कंप मच गया है। छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या 50 के पार चली गई है। साथ ही कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सीवान जिले में भी एक के बाद एक कई मौतें हो रही हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ऐसे असंवेदनशील बयान देने पर विपक्ष तो भड़का हुआ ही है, साथ ही साथ वो लोग भी दुखी हैं जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही के कारण अपने परिजनों को खोया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू है, वो एक ड्राई स्टेट है, लेकिन आए दिन जहरीली शराब से ही हो रही मौतों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। और बिहार के छपरा जिले के मशरख में जहरीली शराब कांड की भेंट चढ़ चुके अनेक महादलित परिवारों से स्थानीय बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मुलाकात की। इस मौके पर डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में जनार्दन सिंह ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की और स्थानीय प्रशासन पर शराब के अवैध कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया। हमारे सहयोगी राजेश राज ने महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह से खास बातचीत की। बिहार के चर्चित जहरीली शराब कांड छपरा में अभी डीडी न्यूज की टीम दिल्ली से पहुंच चुकी है। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सिग्रीवाल साहब, आप सांसद हैं, आपके क्षेत्र में यह घटना घटी है, कितना दुखद, कितना हृदय विदारक? देखिए, इस हृदय विदारक के घटना के कोई सीमा नहीं है, उसको तौलने का कोई तौलने नहीं है, नापने का कोई मीटर नहीं है। सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। अभी भरत राम जी के परिवार को देख करके आप स्वयं अनुमान लगाए होंगे कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा माँ है और इन बच्चों की माँ भी विधवा हो गई। वही कुछ कमाते थे तो परिवार का भोजन चलता था 2 जून का। आज तक घर भी नहीं बन पाया है। यहाँ के वार्ड पार्षद जो पहले से हैं वो बता रहे थे कि हम 30 लोगों के लिए अपने वार्ड पार्षद रहते हमने आग्रह किया, लेकिन उसमें कमीशन मांगा जा रहा था, इसलिए वो घर बन नहीं सका। ये हमेशा ये शराब ऐसे यहाँ बिक रहा था। इस बार के लॉट में जहरीला शराब आ गया, जहरीला शराब पी लिए तो लोग मर गए। लॉट के लॉट यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों पर आता था और लॉट के लॉट डिस्पोर्ट किया जाता था, डिस्प्यूट कर के छोटे छोटे वेंडरों से भिजवाया जाता था। हर वेंडरों को प्रतिदिन का पैसा थाना के लिए बांधा जाता था, उसका शेयर यहाँ से एसपी तक जाता था। और सबसे दर्दनाक और दुखद बात यह है कि मर गए, मरने के बाद भी डरवाना, इनको धमकाना कि आप पे बॉडी को तुरंत डिस्पोजल करो, नहीं तो केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। केस तो थाना प्रभारी पर होना चाहिए, केस तो एसपी पर होना चाहिए कि आप जब यहाँ शराब बंदी है तो शराब आया कहां से? शराब अगर नहीं आता तो पीते नहीं, और नहीं पीते तो मरते नहीं। यह तो पूरे घटना का जिम्मेवार प्रशासन है, सरकार है। कैमरामैन राकेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, छपरा, बिहार। और अब खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के माचेरला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस को वाहन जलाने और पथराव की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और दोनों गुटों को खदेड़ दिया। पलनाडु के एसपी रविशंकर रेड्डी ने बताया कि सुबह से ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की थी और तलाशी अभियान चलाया था। पुलिस के मुताबिक एक राजनीतिक रैली के दौरान झड़प हुई, क्योंकि दोनों समूहों ने पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। एसपी ने कहा कि ये एक गुटीय हिंसा है, कुछ तत्व इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का विषय भारत एट 100, अमृतकाल, सतत और समावेशी विकास है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक को संबोधित करते हुए डिजिटल क्षमताओं में भारत की उपलब्धियों की सराहना की थी। महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद IIT बॉम्बे टेक फेस्ट 2022 के 26वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को शुरू हुआ टेक फेस्ट 18 दिसंबर तक चलेगा। LPSC के निदेशक डॉक्टर वी नारायणन और IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी ने समारोह का उद्घाटन किया। डॉक्टर वी नारायणन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम एक निरीक्षण पर एक पूर्ण व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के आयोजित किया गया है। IIT बॉम्बे टेकफेस्ट गूगल, वाजिरैक्स जैसे औद्योगिक दिग्गजों के सहयोग से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन करता है। टेकफेस्ट IIT बॉम्बे की सबसे बड़ी शोध आउटरीच गतिविधि है, जो सभी उम्र के बच्चों, छात्रों और वयस्कों के वैज्ञानिक स्वभाव को प्रेरित, प्रभावित और प्रज्वलित करती है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सैन फ्रांसिस्को में जियोथर्मल कोर इंक के CEO जय पटेल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित रूप से कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत के मामले में कंपनी मैडन फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। जांच कमेटी के प्रमुख डॉक्टर वाईके गुप्ता ने कहा है कि कफ सिरप के चारों सैंपल में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। जांच के टाइम हमको ये मिला कि जो DCGI ने इसकी इंडिपेंडेंट जांच कराई, जो कि नेशनल लेबोरेटरी में से, और ये पाया रिसेंटली कि चारों सैंपल्स के कंट्रोल सैंपल जो हिंदुस्तान में थे, उनमें से किसी में भी DG
और ईज डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की इम्प्योरिटी डिटेक्ट नहीं हुई। ये चारों सैंपल्स कंप्लाई करते हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी के बताए गए। और वहीं इंसाकॉग के सह अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि मेडन फार्मा के कफ सिरप की तब जब जांच हुई तो उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी विश्व संस्था को जब तक पूरे आंकड़े और लैब रिपोर्ट नहीं आई हो तब तक किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी कहने से बचना चाहिए था। गाम्बिया में खांसी की दवा की वजह से कुछ बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी और उसका कारण भारत में निर्मित दवाई के बारे में बताया गया था। और उस समय WHO ने भी कमेंट किया था कि दवाई की क्वालिटी में शंकाएं थी और शायद उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल करके दो पदार्थ होते हैं, उनका मिश्रण हुआ है और ये टॉक्सिक, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन भारतीय लैब में जो एक मानक लैब है उसमें टेस्ट किया गया है और वो नेगेटिव पाए गए हैं और ये रिपोर्ट अब आई है। तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि WHO जैसी विश्व संस्था को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक पूरे आंकड़े सामने ना हो और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स ना हो उससे पहले कुछ कहने से बचना चाहिए। तो इस तरह से आप मेडन फार्मा को समझ लीजिए कि इससे एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि गाम्बिया में जिस तरह से 66 बच्चों की मौत हो गई थी उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठे थे इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स पे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और सरकार ने ये कह दिया है कि WHO को सबसे पहले आंकड़े जो तथ्य हैं उनको समझ लेना चाहिए, तभी कोई बयानबाजी करनी चाहिए। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे G20 की। बेंगलुरु में कल पहली G20 इंडिया फ्रेमवर्क समूह की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक मुद्दों, चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से फोकस था। बैठक में विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों में काफी जोश और खरोश नजर आया। For us, music has been part of our culture for the past, 5,000, 10,000 years. We call it Nada Upasana. Not practice, but Nada Upasana, Nada Yoga, Nada Brahma. And our music is called Karnataka Sangeet. Karna means ear, Ataka, pleasing sound. The sound that is pleasing to the ears is called Karnataka Sangeeta. और कलाकारों का मानना है कि घटम का संबंध दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। दक्षिण भारत में संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, जिसमें से घटम सबसे प्राचीन यंत्र है। Ghatam belongs to, well, in India there are two forms of music. One North Indian music, it's Hindustani classical music. One South Indian music, it is Carnatic classical music. And Ghatam belongs to South Indian classical music. And we have many percussion instruments in South India. Mridangam is there, Ghatam, Kanjira, Morsing, Tavils are many instruments. Ghatam is one of the oldest Indian percussion instruments. There are many references in, as shared with you earlier, that's many references in mythology. G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे की प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा भी शामिल है। भारत इसे लचीली और न्याय संगत बनाने में अहम भूमिका निभाने में बेहतरीन भारत के लिए मौका है। 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जा चुका है और कर्नाटक को राज्य में मिलेट की विविधता दिखाने का एक अवसर, इसका भरपूर उपयोग भी वो कर रहा है। बेंगलुरु में इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने। G20 की मीटिंग में एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम मुद्दा है और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंस ट्रैक की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो मिलेट्स हैं उसको काफ़ी
एक तरह से तरजीह दी जा रही है क्योंकि जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। कर्नाटक की क्या है तैयारी, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है KFC-SC के डायरेक्टर साहब राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये आपका जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है कितने फार्मर्स के साथ जुड़ा है और आप लोग रागी या मिलेट के लिए क्या कर रहे हैं। Government of India last year introduced 2021-23 total farmers 3 lakhs approximate रागी एंड जोवर इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 3 lakhs फार्मर्स रजिस्टर हो गया, प्रोक्योरमेंट कर दिया। 4.5 lakhs मेट्रिक टन हम लोग परचेज कर दिया। ये MSP से क्या हो गया, सभी फार्मर्स के लिए बहुत यूज हो रहा। क्यों पता, मार्केट में 15 रुपीज, 16 रुपीज, 70 रुपीज में रागी हो रहा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्विंटल 3,578 रुपीज प्राइस दे रहा। अभी ये समझाइए कि G20 से आपको क्या उम्मीदें हैं। मिलेट अगर प्रमोट आप लोग करते हैं तो कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर। यस 100%, स्पेशली रागी इज द फेमस। अभी क्या होता है, रागी ओनली फॉर साउथ कर्नाटक में फेमस है। अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सभी हम लोग क्या कर प्रमोट कर रहा है, नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा। लास्ट 2 ईयर से हम लोग नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा। बट फ्यूचर में क्या होता, ऑल ओवर में इंडिया किया तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होता, डिमांड भी ज्यादा होता, ऑटोमेटिकली फार्मर्स को हम लोग अच्छा पैसे दिया था। दैट मीन्स पर क्विंटल 3,578 रुपीज दिया तो क्या होता, ये लोग ज्यादा ग्रो हो सकता है। अगेन फार्मर्स के लिए अच्छा एडवांटेज भी मिलता है, इंटरनेशनल में ब्रांड हो जाता है, इंटरनेशनल में पॉपुलरिटी हो जाता है। जी, ये क्या क्या वैरायटीज हैं आपके पास, थोड़ा सा समझाइए। हमारे पास 9 तरह की मिलेट्स है, इसमें 5 वो मेजर मिलेट्स है और बाकी सब वो माइनर मिलेट्स है। मैं एक एक बताऊं, ये हमारा प्रोसो मिलेट है। ये मिलेट आप लेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग डिसीजेस के लिए वो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फिंगर मिलेट, ये मिलेट कर्नाटका में, ये अभी इंडिया में दूसरे, हमारा स्टेट दूसरे पोजीशन में है। और ये मिलेट में हमको कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, दूध से भी ज़्यादा है। 100 ग्राम्स में 350 मिलीग्राम्स कैल्शियम ही होगा। हमारे साथ स्टेट ऑफिशियल्स मैडम भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हमें बताइए कि इन प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक value added products like diabetic health drink, ragi laddus, cookies, you can see here, like there are so many products. Now it's the best opportunity for the farmers to market their products also. G20 के बाद इससे और भी इसको फोकस मिलने जा रहा है। Yeah, after the G20 I think it will go for an international level. We are expecting it. ये बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल फोकस है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये जो रागी पे या फिर मिलेट पे जो फोकस कहें इंटरनेशनल ईयर के तौर पे जो मनाया जाने वाला है, वो विन विन सिचुएशन पैदा करता है फार्मर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो कंपनीज इन फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, बैंगलोर। और इसलिए सरकार ने और UN ने भी अगले साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राज्य टेक्सास, ओक्लाहोमा और लुइजियाना के कई हिस्सों में बवंडर आने के बाद अब बर्फीले तूफान ने कहर मचाया है। बर्फीले तूफान से दर्जनों घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बर्फीले तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं दक्षिण डकोटा में बर्फीले तूफान के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी हिमपात की संभावना जताई है। खबर खेल जगत से है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 42 रन बना लिए थे,
नजमुल हुसैन 25 और जाकिर हसैन ने 17 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 258 रन पर घोषित कर दी। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 110 रन जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 102 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 254 रन की मजबूत बढ़त हासिल हुई। भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके, वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 404 रन बनाए थे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को स्पेन के वेलेंसिया में खेली जा रही महिला FIH नेशंस कप में आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। खेल के नियमित समय में आयरलैंड की ओर से कैरोल नोआमी ने 15वें मिनट में तो वहीं भारत की ओर से उदिता ने खेल के 45वें मिनट में गोल किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मैच का शूटआउट से नतीजा निकला, जहां भारतीय टीम ने 2-1 से आयरलैंड को मात दी। भारतीय टीम आज फाइनल में स्पेन के सामने उतरेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 5 T20 मैच की सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के चौथे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपने गेंदबाजी विभाग में कुछ बड़ा सुधार करना चाहेगा ताकि वो श्रृंखला में अपनी चुनौती को बनाए रख सके। भारतीय टीम अभी 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है और उसके लिए श्रृंखला में बने रहने के लिए इस मैच को जीत दर्ज करना ही होगा। ये श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में 3 फरवरी से शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले काफी अहम है। विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए मुकाबले में क्रोएशिया का सामना आज मोरक्को से होगा। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं मोरक्को को फ्रांस ने हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मोरक्को और क्रोएशिया के बीच ग्रुप दौर में मुकाबला हुआ था, जहां कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।